प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 20 फरवरी का वायरल मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरे गृह विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, साथ में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और वीडियो के एंड में मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी साझा करूंगा, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी का 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बहुविकल्पीय है। साथ में यहाँ पे देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लो, कितने सारा मेहनत करके मैं यहाँ पे आप सभी के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ। और आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, देखो ये लघु उत्तरीय है और यहाँ पे देख लो वीडियो के एंड में मैं आप सभी को विस्तृत उत्तरीय वाले प्रश्नों को भी साझा करूंगा। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बने रहिएगा और इस महामैराथन क्लास को जरूर देख करके जाइए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड के पेपर में आप सभी से 20-20 पेपर में हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, बोला जा रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आदर्श बजट माना गया है, संतुलित, घाटे का या बचत का या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, सबसे जो बढ़िया होता है बजट, आदर्श बजट जिसे हम कहते हैं, वो होता है बचत का बजट। ठीक है, सेविंग का बचत जो होता है वही क्या होता है, आदर्श बजट माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आवास सुविधा से प्राप्त आय कहलाती है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या कोई नहीं। तो आवास सुविधा से जो भी हमें सेवाएं प्राप्त होती है उसे हम अप्रत्यक्ष इनकम के सोर्स में रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई नापने की प्रमुख इकाई क्या होती है। ठीक है, लंबाई हम किसे लंबाई मापते हैं भाई, ग्राम में नहीं मापते हैं, लीटर में नहीं मापते हैं, लेकिन मीटर में जरूर मापते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसमें हम क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि लंबाई नापने की प्रमुख इकाई कौन सी होती है, तो मीटर लगाओगे, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शौचालय की सफाई करने के बाद डालना चाहिए, माने क्या डालना चाहिए, राख, चूना या डीडीटी या फिनाइल। तो हम शौचालय की सफाई करने के बाद हम क्या करते हैं भाई, फिनाइल डाल देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा फिनाइल होता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अनुरूपता उत्पन्न की जा सकती है रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, आकार के द्वारा या जीनों के द्वारा। तो फिर बच्चों, अनुरूपता जो होती है, यानी कि जो भी हमारा बनावट होता है वो किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो जीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को देख करके जाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ठीक है अति लघु उत्तरीय सभी को तैयार करके जाना है और यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में जल की लगभग परसेंटेज कितनी मात्रा होती है, 70%, 90%, 100% या 25%। तो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा रखा हूँ, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि बॉडी में जो जल का मात्रा होता है वो कितना होता है भाई, 70% होता है। और मेरे को एक बात बताओ कि जो जल में 70% की मात्रा होता है उसमें रक्त कितना परसेंट होता है, कमेंट बॉक्स में अभी छाप करके बता दो। ठीक है, आगे बात करेंगे, मोतीझरा का सांप्रदायिक काल क्या है। मोतीझरा मतलब मोतीझरा क्या होता है भाई, दस्त वगैरह जो होता है, ठीक, उल्टी वगैरह होती है, उसी को मोतीझरा बोलते हैं। अब ये इसका मतलब टाइमिंग कितना होता है, 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 2 घंटा, ये सभी गलत। तो फिर बच्चों, जो मोतीझरा होता है इसका सांप्रदायिक हम काल बोल सकते हैं, कम से कम 10 से 12 दिन चलता है, लेकिन यहाँ पे 7 से 21 दिन वाला ऑप्शन को टिक करोगे, यही वाला हमारा दे रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन 8वां नंबर यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। सारे क्वेश्चन को अभी का अभी जरूर छाप के जाना है। ठीक है, और ये बोर्ड के पेपर में 100% गारंटी दे रहा हूँ, आएंगे तो आएंगे। ठीक है, एक बार देख लो, क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, 78%, 0.05%, 22% या 0.96%। तो शुद्ध जल में या सॉरी यहाँ पे शुद्ध वायु में जो नाइट्रोजन होता है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 78% होती है। ठीक है, कितनी होती है, 78% होती है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है।
कई बार बताया हूँ, दो चीज़ों से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों की वजह से होता है, SO2 और N2O। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। कई बार इस क्वेश्चन को मैंने करवा रखा हूँ, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वस्त्रों की फिटिंग आती है स्कंद विधि के द्वारा, चेस्ट विधि के द्वारा, डायरेक्ट माप से, या तीनों सही। तो वस्त्रों की फिटिंग कैसे आती है? हम डायरेक्ट माप लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में पक्का देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा कि फ्रीज का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? सजावट के लिए, बिल्कुल गलत। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा खंड यहाँ पे ख, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमें ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि पानी में घुलनशील लवण कौन सा है? तो जब पानी में पूछेगा तो ये हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, दोनों का मिक्सचर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको गूगल कर लेना, ठीक है, देख लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कई बार बताया हूँ, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन सी हो जाएगा। और मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी कभी छाप करके बताओ कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक सामान्य रोगी को शरीर भार के अनुसार प्रति किलोग्राम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्यारे बच्चों, एक सामान्य रोगी को, ठीक है, शरीर भार के अनुसार प्रति किलोग्राम कम से कम 2000 से लेकर के, ठीक है, 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे उतना नहीं दे रहा है, यहाँ पे 1000 कैलोरी को आप यहाँ पे क्या कर लोगे? टिक कर लोगे। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भाई शरीर के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? जो हमारा ये बॉडी है और इसके बॉडी पे जो हमारा बाह्य सतह पाया जाता है कंकाल के, जो भी हमारा, ठीक है, हड्डियाँ वड्डियाँ होती है, ठीक है, इस पर को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बाह्य कंकाल। क्या बोलेंगे? बाह्य कंकाल बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे। अग्र बाहु की अस्थिभंग के उपचार में बाहु के किस कोण में रखते हैं, ठीक है। मैंने देखो, जब ये हड्डियाँ टूट जाएगी, ये वाला देखो, इसको हम लोग बोलते हैं अग्र, ठीक है। जब ये वाला हड्डियाँ यहाँ से, मैंने यहाँ से अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो इसको हम 180 डिग्री के मतलब एंगल पे रखते हैं ताकि हमारा ये मूव ना कर सके और आराम से बैठ सके, ठीक है। तो 180 डिग्री वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक अगर देख लोगे, 1 घंटा टाइम निकाल करके देख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। एकदम 90% यहाँ पे या 95% स्कोर कर सकते हो, ये दावा के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? माने रुधिर, ब्लड हमारा कहाँ प्यूरिफाई होता है? सभी को पता है, कई बार बताया हूँ। कहाँ होता है? हार्ट में होता है, हृदय में होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्वसन गति व नाड़ी गति में संबंध बताइए। श्वसन गति कितना होता है? 1 मिनट में ये होता है हमारा, सांस लेने वाला 18 बार होता है, और नाड़ी वाला, ये वाला देखो, ये वाला नाड़ी वाला कितना होता है? 1 बार में 72 होता है, ठीक है। अब इसी का अनुपात निकाल दो, 18 चौक 72, यानी कि 1:4 के अनुपात में हो जाएगा। 1:4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया है तो इसी बात पर लाइक ठोक दो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति कितनी होती है? तो जब 8 से 14 वर्ष की नाड़ी की स्पीड कितना होता है? 72 से अधिक बार धड़कता है, यानी 70 से 80 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पारा पानी से कितना गुना भारी होता है? तो कम से कम 13.6 गुना होता है, ठीक है। तो 13 यहाँ पे 5 ही दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ पे टिक करो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट पूछेगा तो 13.6 गुना क्या होता है? भारी होता है। कौन? ये पारा होता है, पानी से ज़्यादा भारी होता है और इसका आयतन भी इतना गुना बड़ा होता है। समझ में आ गया? अब प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इस वीडियो के अति महत्वपूर्ण सेक्शन यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पक्का पूछे जाएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अभी तैयार कर लो, ठीक है। क्लास 10th का गृह विज्ञान का अति लघुत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, सभी को तैयार करो। आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि पारिवारिक बजट की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। बजट वाला यहाँ पे तामझाम खत्म कर लो, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पारिवारिक बजट क्या होता है भाई? तो पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला क्या होता है? एक प्रपत्र होता है, एक पेपर होता है। उसी पेपर को हम क्या बोलते हैं? पारिवारिक बजट बोलते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा क्या करता है?
आय, व्यय और खर्च को बताता है। समझ में आ गया। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि बजट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, हम बजट क्यों बनाते हैं। तो हम बजट इसलिए बनाते हैं क्योंकि आय, व्यय एवं बचत की ठीक जानकारी के लिए तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, आय व्यय का गणना इसी से करेंगे, बजट बना करके। बचत कितना बचत कर रहे हैं उसका भी हम ज्ञान कैसे करेंगे, बजट बना करके ही कर सकते हैं। समझ में आ गया, यही हमारा एक जरिया होता है। अब आगे बात करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के 4 मदों का उल्लेख करिए। अब देखो प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे दे रहा है 4 प्रकार का होता है, लेकिन कौन कौन सा होता है इसके बारे में बताना है। कैसे करोगे, सबसे पहला हमारा टारगेट होता है भोजन। ठीक है, देखो कोई भी इंसान अगर बजट बनाएगा तो सबसे पहले भोजन के लिए बजट पक्का बनाएगा। ठीक है, कि कितना रुपया उसको भोजन पे खर्च करना है, कितना रुपया उसको वस्त्र पे खर्च करना है, और कितना आवास यानी घर पे खर्च करना है, और कितना स्वास्थ्य एवं शिक्षा पे उसे खर्च करना है। ये उसके 4 मद होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, 4 उद्देश्य होते हैं, जिनको आप सभी को बोर्ड के पेपर में पक्का लिखना है। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। माने कोई भी अच्छा बजट कब हो सकता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो जो सबसे पहला विशेषता होगा कि यह अनावश्यक व्यय को कंट्रोल कर देगा। ठीक है, जो भी हम लोग फालतू खर्चा करते हैं उसको कंट्रोल कर देगा, नियंत्रित कर देगा, और साथ में प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कौन, हमारा एक बढ़िया सा बजट, आदर्श बजट जिसे हम बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय क्या है। ठीक है, सरल उपाय क्या है भाई बताओ। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय है उसका अनुमानित निज या बजट बना करके उसी के अनुसार व्यय करना और व्यय पर विधिवत लेखा जोखा तैयार करते रहना। ये होता है संतुलन बनाए रखने का एक बहुत ही बेहतर तरीका। आप इस माध्यम से अपने बजट में संतुलन बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसी में कहा कि पारिवारिक बजट का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और बजट निर्माण के विभिन्न सोपान बताइए। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप सभी को इतना क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला एक प्रपत्र होता है। बता चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके विभिन्न सोपान ये हो सकते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये क्या हो सकते हैं, इसके विभिन्न सोपान हो सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं, इसके उद्देश्य हो सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक बजट का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है। ठीक है, माने सबसे बढ़िया प्रकार कौन सा माना जाता है, तो बचत। यहाँ पे देखो बचत का जो बजट होता है सर्वोत्तम प्रकार का पारिवारिक बजट माना जाता है। एक लाइन में लिख दोगे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बना करके ही फालतू बातें लिखना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के बजट से सदैव बचना चाहिए। तो हमें घाटे का बजट बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे कमा रहा है 5,000 रुपया। ठीक है, अब वो ऐसा बजट बना दिया कि उसको 6,000 का खर्चा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको 1,000 लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल ही बजट नहीं बनाना है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एंजिल का सिद्धांत क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। एंजिल का सिद्धांत कई बार पूछा जा चुका है और कई बार मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने सन 1857 में व्यय की विभिन्न मदों को भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में बांटकर अपना नियम बनाया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, उपभोग का नियम भी बोल सकते हैं। और यही एंजल के द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैंने क्या किए, वो भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ईंधन, प्रकाश के बारे में अपना एक बजट तैयार करवा दिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंजिल का सिद्धांत बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में ये जो हमारा वीडियो है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। ठीक है, एक बार इसको जूम कर लेते हैं, आइए। ठीक है, समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है लघु उत्तरी का, ये पूछा जा रहा है कि भाई पारिवारिक बजट गृहिणी के व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, स्पष्ट करिए। माने पारिवारिक बजट हम क्यों बनाते हैं,
ये सबके लिए आवश्यक है, लेकिन क्यों आवश्यक है इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो 50 शब्द के अंदर लिखना है। देखो इतना इस तरीके से आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन लिखने का आइडिया यही होना चाहिए, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को तैयार करो और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखेंगे कि पारिवारिक बजट गृहिणी द्वारा व्यय का नियंत्रण, घरेलू एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सामान्यतः गृहिणी का ही होता है। जैसे मान लो पारिवारिक बजट कौन बनाती है, घर की माताएं बहनें बनाती है, और उनका ही दायित्व होता है क्योंकि वही सब जानती है भाई कितना क्या लगेगा, ठीक है। समझ आ गया। आगे बात करेंगे, इसके लिए गृहिणी को व्यय करना होता है। व्यय मतलब खर्च करना होता है। आवश्यकताएं असीमित जबकि आय सीमित होती है। माने देखो किसी भी इंसान का जो भी आवश्यकताएं होती है वो असीमित हो सकती है। अभी कोई बोलेगा मेरे को कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमको पार्टी करना है, ये करना है, ठीक है। तो आवश्यकताएं बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन इनकम का सोर्स क्या है भाई, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सीमित होता है, ठीक है। पापा या मम्मी उनका इनकम क्या है, ऐसा तो नहीं वो अरबपति करोड़पति है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इस स्थिति में परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सूझबूझ कर व्यवस्थित ढंग से व्यय करना आवश्यक होता है, ठीक है। माने अगर आपका इनकम कम है तो उसी इनकम के हिसाब से क्या करेंगे, खर्च भी करेंगे, बचत भी करेंगे। समझ में आ गया। पारिवारिक व्यय को आय की सीमाओं में रखने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण अनुमानित व्यय को लिख लिया जाए और उसका लेखा जोखा पारिवारिक आय के अनुरूप तैयार कर लिया जाए, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बजट बनाना कहते हैं। माने देखो कितना हमारा सोर्स हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम कितना है, खर्च कितना कर रहे हैं, बचा कितना रहे हैं, इन सभी का लेखा जोखा तैयार कर लो और इसको हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बजट ही तो बोलते हैं। समझ आए कि नहीं। चलिए अब आगे बात करेंगे कि पारिवारिक बजट बनाते समय आय को ध्यान में रखकर कुछ कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति को छोड़ दिया जाता है। समय को मान लो कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, आगे हम उसको देखेंगे, ठीक है, उसको आगे काम करेंगे। इस प्रकार आय के अनुसार व्यय को नियंत्रित करने के लिए या रखने के लिए बजट का पालन करके व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस तरीके से लघु उत्तरी वाले प्रश्नों को लिखना है, नंबर फुल मिलेगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन यही दिया है कि पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करिए, ठीक है, और आप किस प्रकार के बजट को उत्तम मानती हो या और क्यों मानती हो, ठीक है, इसी के बारे में हमें लिखना है। आइए समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे पारिवारिक बजट के प्रकार। यहाँ पे पूछा गया ना कि विभिन्न प्रकार के बजटों का उल्लेख करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पारिवारिक बजट के प्रकार और इसमें ये लिखेंगे कि पारिवारिक बजट में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है आय, दूसरा का होता है व्यय और तीसरा का होता है बचत। 3 प्रकार का होता है आय, व्यय और बचत, यही पारिवारिक बजट में शामिल होता है, ठीक है। और इन तीनों तत्वों का समुचित ध्यान रखते हुए निम्नलिखित 3 प्रकार के पारिवारिक बजटों का निर्धारण किया जा सकता है। कौन कौन सा, सबसे पहला हमारा हो सकता है संतुलित बजट। कौन सा, संतुलित बजट हो सकता है। समझ में आ गया इतना। अब कैसे लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे कि इस प्रकार के बजट में, ठीक है, इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय के बराबर ही प्रस्तावित व्यय होता है, ठीक है। जो भी हमारा इनकम कितना कमा रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा खर्च भी होगा, व्यय भी होगा। इसमें न तो बचत दिखाई जाती है और न ही घाटा दिखाया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें कोई भी बजट दिखाई नहीं जाता है और न कोई घाटा दिखाया जाता है, ठीक है। परंतु संतुलित बजट में ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के पारिवारिक बजट को उत्तम बजट नहीं माना जा सकता है, यह एक प्रकार का काम चलाऊ बजट माना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बचत का बजट। अब इसमें क्या लिखेंगे भाई, समझो कि इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय कम होता है, ठीक है। इसमें से बचत की कुछ धनराशि भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बची रहती है और इस प्रकार के बजट पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होता है, ठीक है। ये हम लिख देंगे बचत के बजट में, ठीक है। अब इसमें हम आगे ये लिखेंगे उपयुक्त विवरण द्वारा पारिवारिक बजट के तीनों प्रकारों के गुण दोष की जानकारी प्राप्त हो जाती है और इस विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बचत का बजट सर्वोत्तम बजट पारिवारिक बजट माना जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप
करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि घर के बजट की मुख्य मदों की सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और ये मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे कि घर का जो हमारा बजट होता है उसका मेन मोटो क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, उसी के बारे में हम एक छोटा सा यहाँ पे सूची बनाएंगे। उसमें कौन कौन सी बातें, कहाँ पे कैसी चीज़ें लिखना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, देखते रहो बस खाली। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। सभी को पता है, इतना बात कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे समझेंगे। अतः जो हमारा पारिवारिक बजट होता है इसका निर्माण करते समय विभिन्न मदों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। माने बहुत सारे तरीके के हम क्या कर सकते हैं, मोटो हम इसमें इंक्लूड करेंगे और आगे समझेंगे कि इस स्थिति में पारिवारिक बजट के मुख्य रूप से निम्न वर्णित मदों को प्राथमिकता दी जाती है। अब कौन कौन से वो कारण है जिसको हम ये इसका मेन मोटो बनाते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि आहार एवं ठीक है, आहार एवं संबंधित सामग्री, वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद, आवास संबंधी मद, बच्चों की शिक्षा संबंधी मद, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी मद, यातायात एवं वाहन का मद, अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद, व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद, व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद, ठीक है, और पारिवारिक बचत संबंधी मद। और ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये जितने भी यहाँ पे मद हैं ये सब क्या है, किसी भी पारिवारिक बजट के मेन यहाँ पे क्या होंगे, ये मद होने वाले हैं। और इसी को लेकर के हम क्या करते हैं, अपना एक बजट तैयार करते हैं। अब हम इसी बात को हमेशा टारगेट किए रहते हैं, ठीक है, कि हमें कौन सा चीज़, कितना रुपया किस चीज़ पे हमें खर्च करना है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं कि पारिवारिक बजट में इन मदों की प्राथमिकता का निर्धारण परिवार एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सभी मद पारिवारिक बजट को प्रभावित करते हैं। समझ में आ गया कि पारिवारिक बजट की मुख्य मद की कौन कौन सी सूची होती है, मैंने बता दिया कौन कौन सी सूची होती है, आहार से लेकर के, ठीक है, और पारिवारिक बजट की संबंधित जो भी हमारा बचत होता है उसका यहाँ तक मद लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस खाली ध्यान से समझते जाओ जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, समझाइए। या बजट में बचत का क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी आप सभी को लिखना है। देखो बहुत सारा मेहनत लगा करके ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप सभी लोग का दायित्व बनता है कि आप मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? आइए समझते हैं कि बचत करना क्यों भाई जरूरी होता है। आइए, एक आदर्श बजट में, मतलब कोई भी हम आइडियल बजट बना रहे हैं, उस बजट में बचत का प्रावधान सदैव ही रखा जाता है। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि कोई भी हम बजट अगर बनाएंगे ना, तो हम ये सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, कम से कम हमें 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया या 2-4 हज़ार हमें से कम बचे। ऐसा बजट, हमें घाटा वाला बजट कभी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे कि परिवार के भविष्य की सुरक्षा एवं आकस्मिक कार्यों के लिए बचत ही एकमात्र विकल्प होता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आकस्मिक रोगों के उपचार के लिए आवश्यक धन बचत की मद से ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार परिवार में विवाह आदि पर होने वाले व्यय, ठीक है, भवन निर्माण एवं वृद्धा अवस्था में आत्मनिर्भरता इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होने के लिए या करने के लिए बचत के द्वारा अर्जित किया गया धन उपयोग में आता है। समझ में आ गया कि भाई हम क्यों बजट में बचत करते हैं। जैसे मान लो अभी आप अगर मतलब यूथ हो, नौजवान हो, तो आप मान लो आपका मंथली इनकम है 50,000 रुपया। अब ऐसा नहीं होगा कि आप मैंने आपका जो खर्चा चलाने के लिए आप किसी से ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा वाला बजट कभी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा बजट हमेशा बनाना चाहिए कि अगर आपका मंथली इनकम है 50,000 रुपया, तो कम से कम 10,000 रुपये या 15,000 रुपया मैंने खर्च में लगा दो। उसके बाद सारा पैसा सेविंग करो ताकि आपके आगे वाले फ्यूचर में काम आ सके। कहने का मोटिव हमारा ये है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च एवं निम्न वर्गों के बजट में क्या अंतर होता है, समझाइए। अब देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन को तैयार करके जरूर से जरूर जाना है। ठीक है, मैं आप सभी को अभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए भी आप सभी लोग यहाँ पे रुके रहिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे और वीडियो के एंड में देखते रहेंगे। ठीक है, तो उच्च एवं निम्न वर्गों के पारिवारिक बजट में
पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ये अंतर निम्नलिखित है। अब कौन कौन से अंतर है भाई, यहाँ पे देखो लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि भोजन व प्रतिशत व्यय। ठीक है, हमारा सबसे पहले ये हेडिंग यही है कि भोजन व प्रतिशत व्यय। भोजन पे हम या भोजन पे कितना खर्च कर रहे हैं इसके बारे में लिखा गया है कि उच्च वर्ग के परिवार का जो भोजन होता है प्रतिशत व्यय निम्न वर्ग के प्रतिशत व्यय से अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, उल्टा होता है, माना कम होता है व्यय, उसका उल्टा कम होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पर प्रतिशत व्यय, अब ये हमारा एक अलग से हेडिंग है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि उच्च वर्ग के परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की मदों पर प्रतिशत व्यय निम्न वर्ग के प्रतिशत व्यय से अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बताया गया था, व्यय यहाँ पे कम दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पे किसमें, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में इसका व्यय अधिक दिखाया जा रहा है। किसको लेकर के, जो उच्च वर्ग के आदमी हैं। ठीक है, आगे हम इसमें लिखेंगे कि बचत की राशि। अब देखो बचत की राशि क्या होगी भाई, तो उच्च वर्ग को परिवार निम्न वर्ग के परिवार की अपेक्षाकृत बचत करने की अधिक क्षमता रखता है। ठीक है, जो देखो जो हमारा हाई लेवल का जो वर्ग होता है, परिवार होता है, वो अधिका बचत भी करता है, अधिका खर्चा भी करता है और अधिका उसका इनकम भी होता है। जाहिर सी बात है, समझ में आ गया। आगे बात करेंगे, अतः उच्च वर्ग का परिमाप जो परिवार होता है हमारा अपेक्षाकृत अधिक बचत कर सकता है। उपर्युक्त अंतर के अतिरिक्त उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के बजटों में प्रायः वस्त्रों, आवास, ईंधन एवं प्रकाश पर प्रतिशत व्यय में भी अंतर हो सकता है। इतने सारे चीज़ों में भी अंतर हो सकता है। अगर बड़े जाति के लोग हैं, बड़े धर्म के लोग हैं, तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे भाई, बढ़िया बढ़िया घर में रहेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये बात बताई जा रही है। समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन को मैंने कवर करवा दिया। अब आइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब इसको कैसे हम हल करेंगे, समझो सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अधिकतम अंकों में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखते रहो। क्वेश्चन पूछा गया कि घायल के स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, स्थानांतरण की विधियाँ बताइए। माने कोई व्यक्ति अगर घायल हो गया है तो उसको ले जाने में या ले आने में कौन कौन सा, उसका मतलब क्या होगा कि भाई स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं, और साथ में कौन कौन सी विधियाँ होती है उसको, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई घायल का स्थानांतरण इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले समझो। तो दुर्घटना स्थल पर प्रायः चिकित्सा साधनों का अभाव होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी भी अस्पताल के सामने आपका एक्सीडेंट होगा, ऐसा मतलब बहुत ही कम ही रेयर केस में हो सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं आपका एक्सीडेंट कहीं बीच सड़क पे होता है तो मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि आप क्या करोगे, वहाँ अगर हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर या कोई भी मतलब इलाज वाला अगर साधन नहीं होगा तब क्या करोगे, वहाँ से आपको कहीं दूसरे जगह पे ले जाया जाएगा। तो इसीलिए घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर ले जाना हितकर रहता है। ठीक है, जो भी हमारा व्यक्ति होता है जो घायल हो चुका होता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम दूसरे जगह पे ले जाएंगे इलाज के लिए। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए स्थानांतरण की विशिष्ट विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अगर ठीक है उसके सामने कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका दिमाग उतना काम नहीं करेगा जितना पढ़े लिखे इंसान का दिमाग काम कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण कैसे कर सकते हो भाई। इसमें देखो, एक अकेला व्यक्ति घायल की अवस्था के अनुसार उसे स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक विधि का अपना सकता है। सबसे पहले सहारा देकर ले जाना। जैसे मान लो कम चोट लगा हुआ है तो उसको मैंने अपने से टेक देकर के लेके चले जाओ। ठीक है, आराम आराम से दुर्घटना स्थल पर। ठीक है, या ये बोले लिखेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में हो तथा चल सकता हो तो उस व्यक्ति को सहारा देकर के किसी स्थान पर ले जाया जा सकता है जहाँ पे हॉस्पिटल है या मेडिकल है। समझ में आ गया। ठीक है, अगर सहारा देने वाली बात नहीं है, अगर वो चल नहीं सकते हैं तो गोद में लेकर के ले जा सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मूर्छित घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर पीठ के बल सीधा लटका करके हाथ से उसकी दोनों टांगों के घुटनों से ऊपर नीचे हाथ डालकर तथा दूसरे हाथ से कमर पर बैठा करके ले जाया जा सकता है। ठीक है, कमर पर बैठा करके हाथ उसका पकड़ लोगे, लेकर चले जाओगे गोद में लेकर के। ठीक है, अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो पीठ पर लाद कर ले जाओ। कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में है और उसे दूर तक ले जाना है तो उसे पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है। मतलब ये एक्सीडेंट के केस में, मतलब कि किसी भी एक्सीडेंट व्यक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले करके जा सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो कोई भी एक यहाँ पे लिख देना है
कि कंधे पर लाद कर, भाई कंधे पर भी लाद करके ले जा सकते हैं कि मूर्छित व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए यह एक उत्तम विधि है। ठीक है, किसी स्थान पर आग लग जाने पर आग बुझाने वाले व्यक्ति आग में घिरे लोगों को इसी विधि से बाहर निकालते हैं, कंधे पर लाद करके लेके चले जाते हैं और इस विधि को फायरमैन लिफ्ट भी कहा जाता है। तो फिर बच्चों समझ गए कि किस तरीके से आप सभी को विस्तृत उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करना है, समझना है। अब आइए एक अंतिम नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन कि रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले लिखेंगे रसोई घर का अर्थ क्या होता है, एक एक शब्द का मतलब यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो रसोई घर का मतलब ये होता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। सभी को पता है, अपने फैमिली के लिए सभी लोग भोजन तैयार करते हैं, माता बहनें, ठीक है, जो भी वगैरह होती हैं। ठीक है, भोजन पकाना एवं तैयार करके रखना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर पर एक अलग स्थान की आवश्यकता पड़ती है और इसी स्थान को हम क्या बोलेंगे, रसोई घर बोलेंगे, किचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किचन बोलेंगे। समझ में आ गया। अब देखो हमारा पूछा गया कि रसोई घर की व्यवस्था कैसे करेंगे। देखो करने का तरीका यहाँ पे देखो कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित है। कौन कौन सी बातें यहाँ पे लिखेंगे कि रसोई घर की सुविधा या सुव्यवस्था बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए गृहिणी का परम कर्तव्य माना जाता है। प्रत्येक सुगृहिणी का रसोई घर अत्यधिक सुव्यवस्थित होता है और निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझो कि सभी वस्तुएं निर्धारित स्थान पर रखें, जो भी वस्तु जहाँ की है वहीं पर रख दो। ठीक है, कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत सबसे मुख्य बात यह है कि सभी वस्तुएं सही स्थान पर रखनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग मैंने बिखेर के नहीं, आराम से सिस्टमेटिक ढंग से रख दो। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे ईंधन के साधन की उचित व्यवस्था। रसोई घर की व्यवस्था में चूल्हे अथवा स्टोव या कुकिंग गैस का विशेष महत्व होता है। ठीक है, भोजन पकाने के लिए चूल्हा बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा चूल्हा होता है, स्टोव वगैरह होता है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही हमें एकदम बढ़िया होना चाहिए, A1 क्वालिटी का, तभी हमारा खाना जल्दी पकेगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि खाद्य सामग्री को संभाल करके रखना। ठीक है, जो भी हमारा आटा, चावल, गेहूं, जो भी माने दाल है, ठीक है, जो कुछ भी है, ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से एक प्रॉपर बढ़िया बर्तन में रख करके ढक करके रखना चाहिए। लिखेंगे रसोई घर की व्यवस्था करने के अंतर्गत सभी प्रकार की खाद्य सामग्री को संभाल करके रखने का भी विशेष महत्व होता है और सभी वस्तुओं को ढक करके रखना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस पूरे नोट्स का PDF चाहते हैं तो PDF आप सभी को ऑनलाइन स्टडी सीरीज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहीं पे आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड करता हूँ। और एक बात, आप सभी का पेपर यहाँ पे देख सकते हो 20 फरवरी को होने वाला है और 20 फरवरी की जो कॉपी मिलेगी सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगी, इससे हट के नहीं मिलेगी, सेम टू सेम ऐसा ही मिलने वाला है। तो रोल नंबर कैसे भरना है, क्या करना है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसी तरीके के अन्य मैं अदर मॉडल तैयार करता रहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आप सभी के लिए कितना ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये एक मॉडल मैं लिख करके रेडी कर चुका हूँ। इस वीडियो के देखने के बाद मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले मॉडल पेपर का देखो, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, 2022-23 का है और कक्षा 10 के बच्चों का गृह विज्ञान का पेपर है। इसका मैं अभी तुरंत 1-2 घंटे के अंदर मैं इसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। आप पूरा देख करके चले जाओ, 70 में 70 गारंटी दे रहा हूँ, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वाली वीडियो का इंतजार करना, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।